हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि हमने कल प्रॉमिस किया था आपको कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो सेट है पर डे आपको आरकेपी 360 ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा। जो कि वो सेक्शन है आरकेपी 360। जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे आरकेपी 360, आपको उसमें एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है, ई बुक का। ई बुक, उसमें अगर आप जा करके देखेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेट का पीडीएफ होगा। उसको आप डाउनलोड कीजिए, पर डे आप लगाइए, और उसका एक्सप्लेनेशन जो है हम कभी कभी यूट्यूब पे भी लाएंगे। और जैसे कि आज पहला सेट है, इसलिए हम इसको आज एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं कि जैसे सेट हम लोग लगाते हैं तो लगाने का एक अलग तरीका हम देखते हैं, कोशिश करते हैं आपको बताने का। वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट जा करके लगाइए, जो कि 30 डेज का हम लोगों ने टारगेट किया है, 30 डेज के लिए, ठीक है। और सेशन अच्छा लगता हो तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप इसको चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्ले स्टोर पे जब आप डाउनलोड करेंगे वहां से अच्छा से फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका से आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलता है। और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग अपने सेशन की तरफ चलते हैं, बिना किसी बातों का अब हम लोग अपने काम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। उसको पहले एक बार हम लोग देखते हैं। एक हम लोग चलिए ये वाला कलर को लेते हैं, जो कि थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा डार्क लेते हैं कलर को, ताकि और अच्छे से सॉरी। जैसे कि आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा आज का सेट का, और इसका पूरा पीडीएफ फॉर्म जो है आपको मिल जाएगा ऐप पे जाकर के, वहां से ले लीजिए और पर डे बनाइए। और फिर अगर एक्सप्लेनेशन होता है तो उसको आप मैच कर सकते हैं। इसमें साइनोनेम, पहला क्वेश्चन में हमारा साइनोनेम है। साइनोनिम जैसे आपको पता है कि ये वर्ड है, और वर्ड बेस में अगर हमको नहीं पता हो, एक ही का वर्ड पता हो, दो ही का वर्ड पता हो, तो हम लोग कैसे एलिमिनेट करके उस आंसर तक जैसे हम लोग पहुंचेंगे। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है चार। आई होप कि आपको चार में से तो किसी ना किसी एक या दो का मीनिंग आता ही होगा, ठीक है। तो अगर आप देखें आपके पास वर्ड क्या है, इंट्रांजिएंट, ठीक है। इंट्रांजिएंट का अगर मीनिंग आपको नहीं पता है, सपोज है, तो आप इसको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे इस पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए विलिंग का, अब तो आप लोग लाइव है नहीं कि हम पता करें कि कौन सा आपको पता है कौन सा नहीं पता है, ठीक है। ये एक कंप्लेंट, ये आप कंप्लेन इसको नहीं पढ़ेंगे, ये कंप्लेंट है। इसका मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, ठीक है। ये कंप्लेन नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है। कंप्लेन का जो मीनिंग होता है वो होता है AIN होता है। ये होता है कंप्लेन का मीनिंग, और ये आपका है कंप्लेंट। कंप्लेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी को देखते होंगे कि एकदम आज्ञाकारी होता है, किसी बात को बहुत अच्छे से मानता है, जो आप बोले यस सर यस सर यस सर, उसी को बोलते हैं हम लोग कंप्लेंट, ठीक है। अगर कंप्लेंट अगर आप जान गए तो अब नेक्स्ट देखते हैं सबमिसिव। ये भी नहीं पता होगा, आई होप आपको। विलिंग भी नहीं पता होगा। और स्टॉप बॉन्ड ये तो आई होप सबको पता होगा, ठीक है। और विलिंग ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे कि विलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप होता है ना इच्छुक, अपने अंदर में मैं इस काम के लिए इच्छुक हूँ, ठीक है। और स्टॉप बॉन्ड का मतलब ये होता है, जैसे आप इस सेंस में बोल सकते हैं कि जो हठीला टाइप का नहीं होता है, जिद्दी, उस टाइप को। इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए, जिद्दी। जिद्दी के सेंस में ये हो गया, और ये एक दूसरे का अपोजिट है। तो जब यहाँ से आपको दिख गया कि विलिंग और स्टबॉन्ड एक अपोजिट है, तो आपको ये, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए कि ये दोनों में से किसी एक जो होगा, यही दोनों में से कोई इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो अब आपको फिर
एलिमिनेट करना है कि इसका मतलब कैसे पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा इसको देखेंगे, इंट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, इंट्रांजिएंट का मतलब भी वही होता है, जैसे इसमें आपको कंप्लेंट का मतलब भी आज्ञाकारी दिख रहा है, इसका भी मतलब सेम सेम ही दिख रहा है, विलिंग का मतलब सेम ही दिख रहा है, और इसका मतलब एक अलग दिख रहा है जिसका मतलब जिद्दी होता है ना। तो इससे आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि आपका जो सी है वो स्टोबॉन्ड जो है ये क्या हो सकता है, ये जब दोनों सेम है, ये भी सेम है, इसका मीनिंग भी सेम है, दोनों का मतलब होता है आज्ञाकारी या इच्छुक जो बात मानता है, वो इस सेंस में है, बट इसका मतलब ये जिद्दी। तो आपको पता है कि किसी ना किसी एक ही ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर पाएंगे, तो हम इंट्रांजिएंट को क्या मीनिंग नहीं पता है तो इसको क्या मानते हैं हम, जिद्दी, ठीक है। तो जिद्दी के सेंस में अगर हम देखते हैं तो सिनोनिम इसका क्या होगा, स्टिफ बॉन्ड, क्या होगा, स्टिफ बॉन्ड। तो ये एक अप्रोच है, ठीक है। आपको किसी किसी क्वेश्चन में इस तरीका का अप्रोच अगर दिखे तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, सॉरी। इस अप्रोच से अगर आप काम करते हैं तो आई होप कि आप बिल्कुल मतलब अच्छे से क्वेश्चन को अधिक से अधिक बना पाएंगे। आपने सेट लगाया है इस बात को मानते हैं, बट हम आपको आज सेट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि सेट कैसे लगाया जाता है, बट हम एक लॉजिक आपको दे रहे हैं कि इस लॉजिक के थ्रू अगर काम करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो सकता है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप इस लॉजिक के साथ में काम करिए ताकि आपको एक इजी तरीका से ये सब चीज आसानी से मिले, ठीक है ना। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो आइए एक बार थोड़ा सा, ये पेन पेंसिल का प्रॉब्लम हो गया है, इसको आंसर सी यहाँ पे हम ले लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एंटोनिम है और कितना खतरनाक खतरनाक टाइप है, और सेम अप्रोच अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो अप्लाई किए हैं आप, सेकेंड वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ब्यूटी, ठीक है, यूगलिनेस का मतलब आपको नहीं पता है सपोज दैट, बट आपको इतना पता है कि ब्यूटी, चार्म, ग्रेस, ये मीनिंग लगभग सारे सेम होते हैं, ठीक है। ब्यूटी हो गया, ग्रेस, चार्म, ये लगभग आपको मतलब बेसिक वर्ड है, ये सब अगर इतना भी नहीं पता है तो आपको वर्ड मीनिंग पे काम करने का जरूरत है। ये तीनों क्या है, तीनों जो है ग्रेस, ग्रेस, चार्म एंड ब्यूटी, ये सब क्या है, ये सेम मीनिंग वाले वर्ड है। आप बोलते हैं ना कि बहुत चार्मिंग है फेस पे, बहुत ब्यूटीफुल, ऐसे बोलते हैं आप, ग्रेस, ये सब सेम मीनिंग है, बट आपके पास बिना इसका मीनिंग जाने, पुल्क्रिट्यूड का बिना मीनिंग जाने और यूग्लिनेस का बिना मीनिंग जाने आप बोल सकते हैं कि इसका अपोजिट जो होगा क्या होगा, ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि ब्यूटी, चार्म, ग्रेस ये सब बेसिक मीनिंग है और आपको पता है कि तीनों का मीनिंग सेम होता है। जब तीनों का मीनिंग सेम होता है तो बच्चा मेरे पास यूग्लिनेस, और यूग्लिनेस जो है बिना किसी सोचे समझे, ठीक है, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना कि ये नहीं पता है वर्ड मीनिंग हमको, वो नहीं, आप इसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। इंदो डोल्ड्रम, ये तो आम बोलचाल का जो भाषा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अभी मैं बहुत परेशानी में हूँ, अभी मैं बहुत इन द डोल्ड्रम, ये तो आम बोलचाल का भाषा है, जैसे हम लोग यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे किसी होता, इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे दुविधा में है हम, अभी बहुत मुसीबत में है, इस तरीका से यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं दुविधा में, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्रेशन आपको दिख रहा होगा, उसके इसको छोड़ करके आपको किसी तरीका का कोई वर्ड ऐसा दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा ये नहीं। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम देखते हैं, और इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इजी तरीका से लिख सकते हैं। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर आगे के लिए हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छे से एंजॉय कर पा रहे होंगे, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस हमको सेट, आज पहला सेट था इसलिए लाना पड़ा क्योंकि
आप लोग जो सेट लगाते हैं पता नहीं कैसे लगाते हैं, बट एक हम तरीका आपको वे बता रहे हैं कि इस तरीका से अगर आप लगाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बहुत टफ टफ वर्ड जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, हम करके दिखाए भी किस तरीका से ये मतलब खुद बाय डिफॉल्ट बनते चला जा रहा है। हमको बहुत ज्यादा माथा पेची भी नहीं करना है कि ये वर्ड नहीं जानते हैं, हम वो वर्ड नहीं जानते हैं, वर्ड का रोना नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए। इनकॉरिजेबल का मतलब, जैसे सपोज दैट आपको नहीं पता, ठीक है, आपको डीप का मतलब तो पता होगा, रूट का मतलब तो पता होगा, जो गहरा जड़ जो होता है उसको बोलते हैं। क्रोनिकल डिजीज हम जैसे बोलते हैं कि जो बहुत दिनों से चला आ रहा है डिजीज, उस टाइप का डिजीज। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये दोनों में किसी तरीका का कुछ नहीं दिख रहा है। हैबिचुअल का मतलब होता है ना कि मतलब बहुत समय से हमारा जो आदत बना चला आ रहा है, आई एम हैबिचुएटेड टू फलाना ठिकाना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो आपको इनकॉरिजिबल का मतलब आपको ढूंढना है। ठीक है, आपको क्रॉनिकल का पता चल गया, हैबिचुअल का पता चल गया, बट आपको एक वर्ड जो है जिससे आपको पता नहीं चल पा रहा है, रिक्लेम्बर, रिक्लेमेबल। ठीक है, ये वर्ड जो है रिक्लेमेबल, ये वर्ड आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये क्या है। तो हम इस पे एक बार सोचते हैं ना कि क्या है ये। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये इनकॉरेक्ट, जैसे आप लिखते हैं ना किसी चीज को, इन CORRECT, इनकॉरेक्ट अगर आप लिखते हैं तो इसमें क्या लगाते हैं, उसी वर्ड से ये बना हुआ है इनकॉरिजेबल। ठीक है, इनकरेक्ट का मतलब क्या क्या होता है, जिसको हम लोग गलत होता है, जिससे हम लोग सुधार सकते हैं, या जो गलत होता है मतलब गलत होता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, तो उसी सेंस में। ठीक है, अगर आप मीनिंग नहीं पता है तो उसको कोरिलेट कीजिए कि ये वर्ड किस वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, ये सेट का मतलब ये नहीं हुआ कि 4 का ए, 2 का बी, 5 का फलाना सी, ऐसे सेट का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, सेट का मतलब होता है उसमें आप एग्जाम से पहले सेट लगाने का मतलब हुआ कि आप उसमें अपना एक अप्रोच डेवलप कीजिए कि आपको कैसे करना है। ठीक है, और हम ये जो सेट आपको लगवा रहे हैं मेरे साथ साथ, बस आपको एक अप्रोच बता रहा है, इसको कैसे डेवलप करके आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आपकी मर्जी है, आप पहले से भी करते हैं और एक बार देखिए मेरे तरीके से। तो आपको हम बताया ना कि इनकरेक्ट ये वर्ड जो है उसी से रिलेटेड कुछ आपको मीनिंग दे रहा है, दे रहा है ना यहाँ तक। तो आप ये सेंस लगा सकते हैं कि मतलब गलत के सेंस में, और इसमें क्या है, आपको एंटोनिम है गलत के सेंस में, और गलत के सेंस में यानी सही, सही जो मीनिंग है, सही जिसको सही किया जा सके, उस सेंस में आपको ना ए दिख रहा है, ना बी दिख रहा है, ना डी दिख रहा है। तो अगर आपको नहीं पता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, बेसिकली है कि जो बचेगा आपके पास डी, तो हम डी लगाएंगे और क्या। चलिए, उसी तरीका से अगर हम स्पेलिंग को देखें, हाइलोनेशन, ठीक है, ये ड्रग का एक असर होता है हाइलोनेशन। तो सबसे पहले तो यहां से आप देखिए हेलोसिनेशन, ठीक है, हेलोसिनेशन, यहां तक पहले सब में कॉमन है, हेलोसिने, यहां तक ठीक है। इसमें देखिए हेलोसिने, इसमें ओ है, इसमें ए है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, हाइलोसी, इसमें भी है ओ। तो यहाँ पर हम लोग इस सबको यहाँ तक देखते हैं, ओ तक, ठीक है। और हाइलोस यहाँ तक ये तो है ही नहीं, ठीक है, सपोज ये डी है, सपोज दैट यहाँ पे आप इसको डी लिख लीजिए, ठीक है। और आपको 3 चीज दिखा, ठीक है। अब आता है आपके पास जेनिक, ठीक है। ये हम आपको लॉजिक बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। जब आप इस पे यूज टू हो जाएंगे तो आपको ये मिनट नहीं लगेगा, यूं यूं आप इसको उड़ा देंगे कि कैसे एग्जाम में करना है। ये नहीं कि हमको रटना है बैठ के, वो कितना रटिएगा आप, 500 रट लीजिएगा, हो सकता है कि जो 501वां हो, 501 नंबर का जो वर्ड है वो दे दे। 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, बहुत सारा वर्ड है यार, कितना रटोगे आप। लक बाई चांस प्रीवियस ईयर मिल गया तो ठीक है,
नहीं तो फिर क्या करोगे आप। तो सबसे पहले अपना लॉजिक, अपना अप्रोच डेवलप करना है कि हमको कैसे टैकल करना है अगर अननोन वर्ड मिल जाए तो। और आजकल के जो आप देख रहे हैं वर्ड कितना डेंजरस डेंजरस वर्ड, कितना बड़ा बड़ा वर्ड है, बट उसका एक लॉजिक है। एग्जामिनर भी जो देता है ना, वो एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन देता है। इस बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा सब्सक्राइब करके और प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से पर डे इसको आप 30 डेज प्रैक्टिस कीजिए, जिस तरीका से हम आज आपको बता रहे हैं उस तरीका से। और देखिए बहुत आपको अधिक बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है सेशन लंबा हो, बट ये आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप सीरियस हैं तो। नहीं तो ये तो फिर सब कुछ बेकार लगता है। दो ही आदमी को अच्छा लगता है, या तो वो बहुत अधिक पढ़ लिया है तब बेकार लगेगा, और नहीं तो एकदम नहीं पढ़ा है, जो सीरियस नहीं है उनको बेकार लगेगा, है ना। तो ये टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे लेते हैं इस सेशन को, ठीक है। तो आपको दिखा क्या इसमें, हेलोसिनोजेनिक, ठीक है। और इसमें हाइलोसिनोजेनिक, जेनिक इसमें भी सही है, इसमें भी ये गलत है। देखिए ये आप इसको हटा सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें बचा हमारे पास ए एंड सी। क्या बचा, ए और सी है। अब आप ए और सी में आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें क्या कह रहा है। हेलोसिनेजेनिक या हेलोसिनोजेनिक, पढ़ने में आपको मतलब एक लग रहा होगा ना कि पढ़ने में ठीक ठाक ये लग रहा है सी नंबर। हाइलो हेलोसिनोजेनिक, हाई ठीक है, हेलोसिनाजेनिक, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर आप मेरे प्रोनाउंसिएशन से भी सुन पा रहे होंगे तो आपको सी नंबर अच्छा लग रहा हो, ठीक है। वन हु अबंडन हिज रिलीजियस फेथ, जैसे कि किसी का आस्था से विश्वास टूट जाता है या विश्वास तोड़ लेता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये वन वर्ड है। तो इसके लिए आप हमको बताएंगे। बहुत बच्चे ये बोलेंगे अथेश, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि और आपको अच्छे से ये मिल जाए। एक मिनट, इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए ताकि फटाफट हो जाए। और आपको बस ये सेशन लंबा होगा, आप इंटू टू मोड पे करके देख लीजिएगा, बट इसको कंटिन्यू करके पूरा देखिएगा अगर आप सीरियस हैं सीजीएल के लिए या सीएचएसएल या एसएससी या किसी अदर एग्जामिनेशन के लिए। तो वन वर्ड में क्या है कि वन हु अबेंडन हिज रिलीजियस फेथ का मतलब, जैसे आप अपने धर्म पे विश्वास त्याग दिए कि नहीं, हम अपने धर्म के प्रति ऐसे किए और हम किसी मंदिर में गए, हमको साधु ने भगा दिया। तो इस तरीका का अगर कोई घटना होता है तो उसमें बहुत लोग अपना गुस्सा से क्या करता है, विश्वास त्याग देता है। या फिर बहुत पूजा पाठ किया, जॉब नहीं लग रहा है उस समय, मतलब बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है। इसमें क्या है, बेसिकली आपको वर्ड याद करना ही पड़ेगा, वन वर्ड, ठीक है। तो आइए इसमें जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे 6 का जो फर्स्ट है उसको हम लिख देते हैं, जिसको हम लोग रिनीजेड, रिनीजेड, ठीक है। रिनीजेड का हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे आप ये बोल सकते हैं जो अपने देश, या फिर आप ये बोल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं या किसी देश में आप रह रहे हैं, उसको आप धोखा दे रहे हैं, ठीक है, उससे गद्दारी कर रहे हैं, उस सेंस में इसको यूज किया जाता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं जो अपने देश या फिर ऑर्गेनाइजेशन से क्या करें, गद्दारी करता, गद्दारी करें, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा चलिए, ये तो हम लोग देख लिए। तो अथेसिस्ट का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, अथेइस्ट, हेरेटिक। अच्छा, इसमें एक चीज हम आपको बताएंगे, जरा आप देखिएगा। जब क्वेश्चन 6 और 7 जब आपको डिस्प्ले पे दिखा होगा तो आपको थोड़ा सा माइंड दिखने का ये है। देखिए, हम वो अभी आपको बताए थे ना कि एग्जामिनर आपसे गेम प्ले करता है आपके साथ, आपको पता नहीं चलता है। हेरेटिक और हेरेसे, ठीक है,
एपोस्टेट और एपोस्टेसी को दिख रहा है दोनों, कॉमन कॉमन 6 और 7 में, ठीक है। हेरेस्टिक का मतलब क्या होता है? हेरेस्टिक का मतलब ये होता है, जैसे आप बोल सकते हैं जो धर्म विचार में उल्टा विचार रखे, जैसे आप बोले ऐसे होता है, वो बोलना ये ऐसे होता है, मतलब उल्टा विचार रखने वाला, किसके प्रति? धर्म के प्रति जो उल्टा विचार हमेशा रखता है उसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, मतलब हेरेटिक का मतलब, देखिए यहाँ पे हेरेटिक है, हम हेरेसी का मतलब बता दिया। और हेरेटिक का मतलब अगर आप देखेंगे तो जो पारंपरिक विचार को नहीं मानता है, कि जो परंपरा रहता है उसको नहीं मानने वाले व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं हेरेटिक। और हेरेसी का मतलब क्या होता है? जो धार्मिक विचार का उल्टा विचार रखता है ना। ये दोनों मीनिंग देख रहे हैं ना, एकदम सेम। एपोस्टेट का मतलब क्या होता है? एपोस्टेट का मतलब जो अपने धर्म को त्याग देता है, ठीक है। तो हमारा वन वर्ड भी यही बोल रहा है ना, कि जो धर्म को त्याग देता है उसको क्या बोलते हैं? एपोस्टेट, ठीक है। और उसी तरीका से ये वन वर्ड नीचे 7 नंबर में क्या है? फॉर्मल स्प्लिट विद इन अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब क्या है? ये तो जब कोई अपने धर्म से त्यागता है 6 नंबर में, तो वो क्या कोई इंसान हो सकता है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि किसी रिलीजियस या ऑर्गेनाइजेशन में जो दरार पड़ जाता है, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है कि उसको क्या बोलते हैं। तो अब एप्टोसी का मतलब अभी आपको बताया, धर्म त्यागना होता है। और हेरेसी का मतलब क्या होता है? जो धर्म विचार से क्या करता है? उल्टा विचार रखता है। बट अगर हम देखें सेडिटेशन, सेडिटेशन का मतलब क्या होता है? जो ऐसा होता है ना कि किसी सरकार के खिलाफ या किसी सरकार के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ जो षड्यंत्र रच के उसको गिराना होता है। जैसे कोई सरकार है, उसके प्रति षड्यंत्र रच करके उसको कमजोर करना या फिर सरकार को गिराना, उस सेंस में इसको होता है, ठीक है। तो ये दोनों का मीनिंग तो आपको हम बताए ही। और यहाँ पे किसी चीज में दरार पड़ना, दरार पड़ना का मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? यानी कि दरार पड़ने का मतलब ऐसे, एक इधर और एक इधर दरार पड़ना, ठीक है। तो स्टिसम का मतलब क्या होता है? स्टिसम का मतलब आपको वही होता है जो ये वन वर्ड आपसे बता रहा है, ठीक है, कि दो चीजों के बीच में जो दरार जब पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिस्म, ठीक है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक। उससे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं, क्योंकि काफी हौच पौच हो गया, मजा नहीं आएगा फिर हम लोग आगे के लिए। और देखिए अच्छे से एक्सप्लेनेशन करें तो आपको काफी सारा समय लग गया ना, बट अगर हमको बनाना रहता तो 2 मिनट में फटाफट फटाफट बन जाता। तो इसलिए अपने आप को कभी भी घबराना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करने के समय में अच्छे से एग्जामिनेशन में एकदम फोड़ देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, लेयर फिल इन द ब्लैंक में रेयरली सच overwhelming consensus among critics। तो आप देख रहे हैं ना कि इसमें ग्रामेटिकली है, ग्रामेटिकली में क्या है? ग्रामेटिकली एरर वो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रामेटिकली एरर में आप रेयरली है। रेयरली क्या है? आप देख रहे हैं कि रेयरली एक निगेटिव एडवर्ब है, जो कि इसके साथ अगर आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए? देयर हैज बीन, है ना। बट ऐसा नहीं होगा दोस्त। बात क्या होती है इसका नोट करके आप लिख लीजिए एक बार, ये सब नोट आप कर सकते हैं। नोट करके चाहे तो आप लिख लीजिए एक बार। जो रेयरली होता है, रेयरली होता है और हार्डली होता है, ठीक है। रेयरली, हार्डली, रेयरली के बाद में क्या होता है? हार्डली, हार्डली के बाद में सेल्डम, सेल्डम के बाद में बहुत सारा होता है। बेयरली आप लिख सकते हैं, नॉट, ठीक है, नेवर, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे लिटिल भी है, लिटिल है, और इसके साथ में लिटिल जब लिखे तो आप फ्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, जैसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसी तरीके से सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में ये हो तो करना क्या है? आपको
एक स्ट्रक्चर याद रखिएगा हमेशा, हमेशा इसको एक्सिलरी वर्ब जो होगा उसको बाहर निकाल दीजिएगा, फिर सब्जेक्ट डाल दीजिएगा और फिर उसका जो मेन वर्ब है उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, ये रूल आप याद रखिएगा। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा रेयरली जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ठीक है, आपको दिख रहा है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में यहाँ पे रेयरली है, उसके बाद में एक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा, जो कि आपको एक्सिलरी वर्ब और बीच में सब्जेक्ट भी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब एंड इसका सब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 को देखें तो क्या है, इसमें भी एक आपको वर्ड बेस क्वेश्चन है ये। ओनली आफ्टर years of archival research did the historian manage to digest कॉन्ट्राडिक्टरी। अच्छा चलिए इसमें एक हम लॉजिक बताते हैं आपको। इसमें देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है, जो मतलब विरोध के सेंस में होता है ना। जब आप देखेंगे एक वर्ड है इसमें, बहुत अच्छा सा वर्ड है, अगर थोड़ा सा अगर आपको पता रहता तो इसको मजा आ जाता। इसमें एक वर्ड है, कौन सा वर्ड, जब आप कॉन्ट्राडिक्टरी देखें, कॉन्ट्राडिक्टरी अकाउंट ऑफ द रिजम्स कोलैप्स, तो आपको एक हम वर्ड इसमें से बताते हैं, रिकॉन्सिल जो होता है ना, रिकॉन्सिल। ये जब कॉन्ट्राडिक्टरी, जब कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है, जब विरोधी रहता है, जो मतलब दो चीजों का जो विरोधी होता है उसको जब आपस में सुलह करने का जो काम होता है ना, उसी को बोलते हैं रिकॉन्सिल। तो यहाँ पे आप इसको रिकॉन्सिल इसमें यूज कर सकते हैं। ये टोटली मीनिंग बेस पे था और अंडरस्टैंडिंग बेस पे था। ठीक है, रिकॉन्सिल का मतलब होता है जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज को जो बीच में सुलह जो हम लोग कराते हैं ना, जैसे दो को झगड़ा हुआ, दो झगड़ा को हम लोग बीच में सुलह कराते हैं आपस में, दोनों को आपस में, उसी को बोलते हैं हम लोग रिकॉन्सिल। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। एरर है लिटिल, इसमें भी देखिए यहाँ पे लिटिल है, तो डिड यहाँ पे है, उसके बाद में इसका सब्जेक्ट है, फिर न्यू। तो न्यू देखिए आपको बता दें कि जब आप एक एक्सिलरी वर्ब बाहर निकाल देंगे तो उसका जो फॉर्म आएगा आगे का वर्ब का, वो उसका मेन फॉर्म होगा। दैट मीन्स यहाँ पे नो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, न्यू नहीं होगा, सॉरी, क्या होगा, नो। ठीक है, यहाँ पे भी लिटिल है तो उसका यूज आपको दिख गया। दैट मीन्स आपको 1 नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आइए देखते हैं, और आपको लग रहा हो कि हमको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, तो यानी कि आपका थोड़ा सा बेस वीक है। और इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो फ्यूचर में बहुत जल्द हम लोग इसका एक फाउंडेशन बैच लाने वाले हैं। जैसे सीजीएल का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है और जो बिहार स्पेशल एसआई है उसके लिए तो बैच हम लोग 10 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका डेमो 9 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसको जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन का कोई फाइटिंग का मतलब ही नहीं रहता है। मेन जो क्वेश्चन होता है ये सब कुछ सब लोग बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बनाएंगे तो कोई दूसरे लोग इसको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको हैब है, B3 है, तो इसमें बिन लगा दीजिए, कहानी खत्म। आपको दिख रहा होगा कि बी ने यहाँ है, बी ने यहाँ है, तो हैव है, तो हैड यहाँ पे 2 बोलेगा, ये होगा नहीं, इधर कुछ है नहीं, इधर है नहीं, इधर भी है नहीं, तो बचा कौन, बी। ये सब बच्चा वाला चीज है, ये सब लगभग सारे लोग बना लेते हैं। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको मेन जो टारगेट है, जैसे कंप्रीहेंशन हुआ, कुछ वर्ड हुआ, ये सब पे काम कीजिए। ये सब पे काम करने के लिए आपको बस मेरे अकॉर्डिंग आप सिर्फ रीडिंग रीडिंग रीडिंग, बस हम एक ही चीज जानते हैं, वो फलाना ठिकाना कुछ नहीं। इसमें भी एक क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेन एन एरर। ठीक है, इसमें क्या है, ऑल दैट इज नीडेड फॉर द बिल टू पास आर सिंपल। आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में इज है, एक सेंटेंस में आर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट अलग होना चाहिए। आपको कहीं सब्जेक्ट इसमें अलग दिख नहीं रहा है, सब्जेक्ट एक ही दिख रहा है जो कि ऑल
दैट। तो आपको हम एक चीज बता दें, नोट करके आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे ऑल है, ऑल लिखा हुआ है, और ऑल के बाद ऑल जो लिखा हुआ है, ऑल अ प्लस, ठीक है, कोई नाउन अगर नहीं है, ये नाउन अगर नहीं है, तो इस केस में ऑल जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑल जो होता है वो सिंगुलर हो जाता है, और अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में जो आपका इज है वो तो करेक्ट है, बट यहाँ पे जो आर है वो क्या है, रॉन्ग है। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, इज होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑल है ये दोनों का सब्जेक्ट एक ही है जो कि ऑल है, इसलिए आर भी ऑल के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। ठीक है, आई होप इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो इसका जो होगा, कितना नंबर में था वो, 2 नंबर में था ना, यस 2 नंबर में था, तो इसको हम यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दीजिए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें आप एक एक और एग्जांपल लेना चाहें तो हम लोग बोलते हैं ना, इसमें बोलते हैं कि आप मूवी में एक आया था ऑल इज वेल, बोलो भैया ऑल इज वेल, एग्जांपल में हम लोग बोलते हैं ना। एग्जांपल में एक और ले लीजिए, बोलो भैया ऑल इज वेल, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ऑल है, अरे भैया ऑल है फिर भी यहाँ पे इज ले लिया, तो यही इसका रूल है, इसी रूल पे ये ऑल इज वेल लिया गया था। ठीक है, और ऑल जब आप पढ़ेंगे फाउंडेशन में तो इसका ऑपरेशन होगा, तब आपको पता चलेगा ऑल और कितने तरीका से यूज हो सकता है। बहुत सारा फॉर्म है, जब आप फाउंडेशन पढ़ेंगे ना तो मजा आ जाएगा आपको, ग्रामर होता क्या है रियली में, वो आपको फिर लगेगा कि हाँ ग्रामर पढ़ रही, रटना रटनी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े आगे। चलिए, थोड़ा सा हम लोग का प्रोसेस स्लो है, बट कोई नहीं, इफेक्टिव है, बस ये हम लोग को है। चलिए, इसमें है होमोनिम। तो एक चीज हम बता दें, जो बच्चे जान रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, बट जो नहीं जान रहे हैं उनको हम बता दें। होमोनिम, होमोनिम का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और निम का मतलब होता है नेम। अगर आप दोनों को देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर दोनों को अगर आप को रिलेट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा होमोनिम बराबर सेम नेम, मतलब जिसका नाम सेम हो, सॉरी, जिसका नाम क्या हो, सेम हो, बट मीनिंग डिफरेंट हो। मीनिंग क्या हो, डिफरेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं होमोनिम। ठीक है, ये टोटल होमोनिम का मतलब ये हुआ। ठीक है, ये बट जो है इसको आप याद रखिएगा कि बट जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है और इसी पे क्वेश्चन है, बट के बाद वाले जो ये है इसी पे क्वेश्चन है। तो आप इसमें करंट का मीनिंग अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो रूट है करंट, जैसे आप पता है ना कि करंट रूट का बात हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट वाली बात हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, नेम सेम होना चाहिए, यानी करंट है तो सब में करंट ही होना चाहिए, बट करंट का मीनिंग जो होमोनिम होगा उसमें ये जो दिया हुआ है उसका अपोजिट होना चाहिए। जैसे ये आप सपोज दैट ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो आपको पता चलेगा इसमें क्या है, द करंट वाज अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग नियर द ब्रिज। ये करंट आपको प्रेजेंट का सिचुएशन बता रहा है, बट ये करंट आपको एक क्या बता रहा है, ब्रिज। करंट का मतलब होता है ना जो धारा प्रवाह होता है पानी का, उसको भी बोलते हैं हम लोग। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे बैट का मतलब क्या बोलते हैं, बैट, बैट का मतलब जो धोनी कोहली खेलता है वो बैट, और एक बैट का मतलब चमगादड़ भी होता है। उसी तरीका से जैसे आप बैंक बोलते हैं, बैंक का मतलब क्या होता है,
बैंक का मतलब आपको होता है जहाँ पैसा जमा करते हैं, और एक बैंक का मतलब क्या होता है, जहाँ नदी होता है, उसका जो तट होता है जिसको किनारा बोल सकते हैं, नदी का किनारा, उसको भी हम लोग बैंक ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है, ये एक होमोनीम है। मीनिंग दोनों देखने में दोनों सेम है, नाम दोनों का बैंक बैंक है, बट मीनिंग क्या है, अगर यूज में मीनिंग डिफरेंट हो जाए तो वो उसका एक दूसरे का होमोनिम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर करंट को देख रहे हैं आप, तो करंट यहाँ पे क्या है, एक धारा प्रवाह यानी पानी का फ्लो के बारे में बता रहा है। बट यहाँ पे जो करंट है वो आपको बता रहा है किसी रूट के बारे में, जो प्रेजेंट रूट में जो अवेलेबल है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी बता रहा है कि द रिपोर्ट डिस्कस करेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि ईवी करंट यानी जो प्रेजेंट में बात हो रही है उस पे बता रहा है। और इस पे भी यहाँ पे शेड अप इन द करंट फैशन क्विकली, यहाँ पे भी प्रेजेंट की बात हो रही है। करंट का मतलब प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उस पे चर्चा कर रहा है। तो आप जाहिर सी बात है, इसको आप यहाँ पे जो नदी का धारा प्रवाह वगैरह ये सब ब्रिज के बारे में बता रहा है, तो आप इसको इजीली तरीका से यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आप समझ रहे हैं इस बातों को। चलिए 13 नंबर हम लोग कंप्लीट किए, अब 14 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। 14 नंबर में थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं क्योंकि हौच पौच लग रहा है देखने में इसको। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या है इसमें भैया, वाज टेकन है भैया, वाज टेकन है। तो हमारा टुक किधर गया, टुक को खोज लीजिए, कहाँ है टुक मेरा, टुक 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 टुक, ओ टुक टुक, टुक टुक इसमें है नहीं है, इसमें टुक टुक है नहीं है, इसमें टुक 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 टुक, टुक टुक इज एयर, टुक टुक इज एयर, दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर इज ये। अब बोलेंगे कैसे आप टुक टुक खोज रही है, तो टुक टुक खोजने का एक लॉजिक है जो कि जब हम लोग मैराथन करेंगे तो उसमें जान जाएंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि अगर आप लिखेंगे चाहेंगे तो लिख सकते हैं इसको होल्ड करके। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अच्छे से देखते हैं क्योंकि जो मेन पार्ट है, आपको पता है कि सारे बच्चे लगभग ये सब बना लेते हैं, बट जो आपका स्कोरिंग एरिया है जहां से आप बच्चों से आगे निकल सकते हैं, वो है ये एरिया, वो है ये एरिया, ये वाली एरिया, इसको आप बच्चों से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, ये वाली एरिया। ठीक है, अब इसको आप बोलेंगे कि आप खुद से पढ़ के बताइए, तो भैया मेरे बताने को तो हम बता देंगे, बट आपको हम एक चीज और बता दें इसके साथ साथ में, इतना पढ़ने का आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आप इतना पढ़ेंगे तो आई होप, हमको लगता है कि बहुत अच्छा खासा समय निकल जाएगा और आपका मैथ रीजनिंग वगैरह छूट जाने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगा। आपको एक लॉजिक हम बता रहे हैं, इसमें करना क्या है ना, जैसे कि आप देखिए इसमें ऑथर का टोन, कैप्चर द टोन ऑफ द ऑथर। ऑथर का जो पहला क्वेश्चन क्या है, वो ऑथर का टोन के बारे में पूछ रहा है कि वो कैसे, मतलब किस टोन में वो लिखे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें लॉजिकल देखें बिना क्वेश्चन पैसेज पढ़े हुए, तो कैसे उसको टच कर सकते हैं, आइए उसको हम लोग एक बार देखते हैं। जैसे ऑथर का टोन पूछ रहा है, तो आप बताइए, अच्छे से बताइए। इनडिफरेंट तो सबको पता ही होगा, अगर इतना भी नहीं पता है तो आई होप कि आपको थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन पे एक ब्रश मारने की जरूरत है, और एक पुशअप और लगाइए और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से कीजिए, है ना। क्योंकि इनडिफरेंट बहुत इजी वर्ड है, और ये लगभग जो सिंसियर बच्चे हैं उनको पता होगा इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि होता है ना, किसी काम को आप किसी उदास तरीका से कर रहे हैं, तो बिना भैया, अगर हम उदास तरीका से करेंगे तो इतना कहानी लिख देंगे, इतना सारा कहानी उदास मन से लिख देंगे। जब मन चंचल होगा तब तब पूरा एग्जाम में खाली कहानी ही लिखेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सही है कहीं से? नहीं है। ठीक है, डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है, डॉगमेटिक का मतलब होता है जिद्दी। इसमें नो डाउट कि आपको थोड़ा सा वर्ड मीनिंग चाहिए, और ये वर्ड मीनिंग रटने से नहीं होगा, आप रीडिंग डालेंगे वहां पे जो आपको मिलेगा वो एक वर्ड मीनिंग होता है। ठीक है,
डॉगमेटिक का मतलब जो होता है जिद्दी टाइप का, हठी टाइप का। तो ये जिद्दी हठी टाइप का लेखक का कुछ ऐसा टोन इसमें है। एक बार आप ऊपर देख सकते हैं चाहे तो। हम आपको तो ये बता रहे हैं कि कैसे इसको टैकल करना है, अगर बिना सम मतलब देखे। ठीक है। रिवरेंट का मतलब क्या होता है? रिवरेंट का मतलब जैसे आप ये बोल सकते हैं कि आदरपूर्ण किसी से, मतलब आदरपूर्ण आप मैसेज लिखते हैं, वो सेंस में हो गया। और एनालिटिकल आपको नहीं दिख रहा है दोस्त। एनालिटिकल कब यूज करते हैं? जब आप किसी भी कहानी को या किसी चीज को आप मतलब अच्छे से गहराई से बताते हैं, विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं, मंथन करते हैं, उसको ही तो बोलते हैं। तो कहानी कोई अगर पोएट लिख रहा है या कोई भी लेखक लिख रहा है तो एनालिटिकल ही लिखेगा ना। ठीक है, उदास से तो लिखेगा नहीं, उदास होकर के। तो हम अगर आपकी जगह रहते तो ये लगा देते, सही होता चाहे गलत होता, और उम्मीद है कि सही होता। अब इसमें देखिए, बिना पैसेज को अगर पढ़े यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द मोस्ट क्लियरली प्रेजेंट्स द लिमिटेशन ऑफ रिलेइंग और सोलेली ऑन स्मार्ट वर्क के बारे में जब चर्चा किया है पैसेज में। ठीक है। तो हार्ड वर्क, यहाँ पे पहला ऑप्शन में आपको हार्ड वर्क दिख रहा है। हार्ड वर्क है जो हिस्टोरिकल बीन मेलोराइज्ड, दे ट्रांसेंड द ट्रेडमिल स्मार्टनेस ट्रिब्यूटेड ऑफ द रेजर ऑफ्टन इल्यूमिनेट्स इन सुपरफिशियलिटीज। पता है, एक बार आप इसको, इसके लिए थोड़ा सा आप चाहे तो देख सकते हैं। हार्ड वर्क है इसमें, आपको चाहे तो इसको आप अच्छा से एक बार देख लीजिए। Between the hard work and the smart work, so not merely the matter between, but the scheme of hard work और equated। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? स्मार्ट वर्क एंड स्लोली एंड प्रेजेंटली लिमिटेशन ऑफ रिलेइंग। लिमिटेशन अगर किसी चीज में लगाया है तो अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तभी इस लिमिटेशन को स्मार्ट डिवाइडेड फॉर द रीजन। आपको दिख रहा है कि स्मार्ट वर्क का चर्चा जो है सेक्शन नंबर सी में किया हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है। और आपको यहाँ पे ये सब कब होगा, ये सब आपको पता चलेगा कि ये वो ऐसे ऐसे लगा दे रहा है, बात तो सही है। बट ये सब आइडिया बहुत ज्यादा कब आ जाएगा? जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद। ठीक है। फ्रॉम द फिलोसफिकल perspective, what argument does the author make about the dichotomy between hard work and smart work? ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि मतलब हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क के बीच में कौन सा जो होगा इफेक्टिव होता है वर्क, उसके बारे में आपको चर्चा बताया है कि आर्गुमेंट उस पे किया है ऑथर की। तो अगर आप देखें इस पे तो दे मस्ट हार्मोनाइज टू अचीव सस्टेनेबल रिजल्ट। बिल्कुल। वर्ड मस्ट डोमिनेट द अदर ऑफ फॉर सक्सेस। one must dominate other must dominate the other for success. They are mutually exclusive paradigm, and smart work is only viable path in the modern age। सिर्फ मॉडर्न एज में नहीं, कभी भी ऐसा हो सकता है। एंड म्यूचुअली एक्सपेंसिव डायग्राम, और आपको ये दिख रहा है कि सस्टेनेबल रिजल्ट जो मिलेगा वो डायक्टोमी डायक्टोमी बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क से क्या मिलेगा आपको? मोस्ट हार्मोनाइज टू अचीव सस्टेनेबल रिजल्ट। ठीक है। ये सारे पैसेज में है, अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पैसेज और ज्यादा बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए एकदम जी जान लगा करके प्रैक्टिस कीजिए, कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अगर अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पेट नहीं, आपको 18 और 90
ये हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आप इसको बनाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए फ्रूटफुल है तो फिर लाने से कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग 20 नंबर पे चलते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस का एक पार्ट है और जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा स्मूथ आपका कंप्रीहेंशन होते जाएगा। इस बात को 18 और 90 जो है ये आपके लिए है और इसको आप करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग देखें। आइए अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है इसको जरा देखिए एक बार। क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, रिप्लेस हाइलाइटेड। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। आपको एक चीज हम बता दें, जैसे किसी भी स्किल हो या किसी भी सब्जेक्ट हो, उन सब में अगर अच्छा बताना हो तो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट फिजिक्स। ठीक है, इसी से ये इन दिया है कि बच्चों को लगेगा वाह क्या बात है। अगर कंपेयर करता तब हम लोग लगाते बेटर बेस्ट वगैरह, ठीक है, बट इसमें तो सिंपली मैथ का बात किया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके इसको आप लिख लीजिए। क्या नोट करना है भैया, नोट ये कर लीजिए कि जैसे कि कोई भी आपको दिखे, क्या दिखे, कोई भी विषय, कोई भी विषय या फिर किसी स्किल का अगर हम बात करें, स्किल में क्या दिखाना हो, अच्छा होने के लिए बताना हो, अच्छा होने के लिए, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं मेरे दादा, गुड एट लगाते हैं, ये करेक्ट है। इन अगर लगाएंगे तो ये गलत है। ठीक है, चलिए, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एट बहुत जगह है, बट यहाँ पे आपको हम बताएं कि कंपेयर किसी चीज से नहीं हो रहा है, तो बस सिंपली उसी को बोल रहा है कि ये जो है मैथ में अच्छा है, तो गुड एट मैथ। चलिए यहाँ पे इंस्टीड को अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ग्रामर का भी एक रूल है, और अगर आपको ग्रामर का रूल भूल गए हैं तो कैसे बनाएंगे उसको भी एक बार देख लीजिए। सबका दवा है दोस्त, सबका दवा है। जब आप फाउंडेशन कभी आप पढ़ेंगे तो उस समय आपको बेहतरीन तरीका से और मजा आएगा, कैसे बिना ग्रामर जाने हुए, बिना वर्ड जाने हुए क्वेश्चन आपके सामने में बनता चला जा रहा है। आइए एक बार देखते हैं, जैसे कि इसमें देखिए आप एक क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम देखें तो कम्स विथ अस, इसमें आपको दैट के पहले जो सेंटेंस है वो हमेशा पास्ट में है, तो आप ये तो समझ जाइए कि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि हमको चाहिए भैया पास्ट का सेंटेंस। केम विथ अस एंड शुड केम विथ कम, यहाँ पे केम यहाँ पे कम, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा V1, शुड कम विथ अस, है ना। दो चीज है तो इन दोनों में अब आप फंसे कि कौन सा ले, बट अगर आपको पास्ट यूज करना है तो बेहतर ऑप्शन आपके साथ शुड है। बट अगर आपको ग्रामेटिकली तरीका से जानना होगा तो इंस्टेड, इंसिस्टेड, इंसिस्टेड जो है ना एक वर्ड है, इसका एक रूल होता है। इसके बाद अगर इंसिस्ट के बाद में अगर दैट है, चलिए इसका रूल क्या होता है ये लिख लीजिएगा। इंसिस्ट दैट है तो हम क्या करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लेंगे, आप प्लस शुड, SHOUD, शुड, आप प्लस क्या लेंगे भैया, V1। पहला रूल तो ये हो गया, ठीक है। या इंसिस्ट, ठीक है, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। अब आप दोनों में से देख लीजिए,
जो अगर है तो लगा दीजिए। इंसिस्ट है, दैट है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है ना भैया। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ही है, सॉरी सी है। अब इसके बाद सब्जेक्ट है ही, तो V1 है, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है शुड प्लस V1, तो लगा दिए हैं शुड प्लस V1। लो ना भैया, काहे को परेशान। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इनडायरेक्ट स्पीच दैट मीन्स डायरेक्शन। डायरेक्शन को अगर हम देखें तो आपको पता है हेड से सेंटेंस शुरू है, तो बिना आंख बंद किए हेड को पहले हम उतारेंगे, उसके बाद किसी से छेड़छाड़ करेंगे। हेड यहाँ पे है, और नेक्स्ट और भी ऑप्शन होगा ही। हेड इसमें है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जब नहीं है तो हम आगे का कुछ सोचेंगे ही नहीं कि आगे हम क्या करें। यहाँ पे हेड पहले लगाया हुआ है, क्योंकि हेड यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो हेड का हेड उतारेंगे पहले। लगा दिए भैया। इसका रूल होता है, परेशान नहीं होना है कि जादू नहीं हो रहा है। इसमें कुछ हो रहा है बट जादू नहीं हो रहा है, सब रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, और ये रूल आपको अच्छे से अगर जानना हो तो आप फाउंडेशन में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो 10 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, सेंटेंस में फिर वही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली बात है, नरेशन। ठीक है, आप देखिए, दे सेड, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, दे सेड दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है भैया? इसका कैसे कैसे ऑप्शन चला गया है? इसका ऑप्शन एक यहाँ से जो चला गया है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करिएगा आप। यहाँ पे जो ए है, ए को आप करेक्ट करके यहाँ पे अच्छे से ला दीजिए। इसको उठाइए यहाँ से इतना दूर, और आप यहाँ से यहाँ तक लाइए। इसको, ये ए है, और फिर यहाँ पे देखिए ये ए का ही यहाँ पे ट्रिप लगा हुआ है। ठीक है, और ये बी है, कोई नहीं तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप इस बात को समझ लीजिएगा कि ए है, यहाँ से बी है, सी है, डी। तो जैसे आपको पता है कि दे सेड वी आर गोइंग ऑन ट्रिप, तो दे सेड वी आर गोइंग ऑन ट्रिप, तो सब में दे सेड, दे, तो यहाँ पे क्या है? इज एम आर प्लस भी फोर, तो वाज वेयर भी फोर। दैट मीन्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए, सबसे और मजेदार चीज एक और आया है, उसको देखते हैं हम लोग। सेशन अच्छा लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको आगे अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत प्यार से सेशन को बनाया गया है आपके लिए, ताकि आपको किसी भी चीज को सोचने का जो थॉट है वो डेवलप हो सके, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका पराजंबल वाली क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज ड्राइवन द इमेज। इसमें तो कुछ बहुत सबसे इजी अगर किसी इंग्लिश में है तो ये यही आपको इम्पैक्ट। सबसे पहले यहाँ से दिखा चेंजेस, क्लाइमेट चेंज यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, ग्लेशियल retreat and the melting of the polar ice cap have accelerated contributing this has का मतलब कुछ तो है, this has lead to मतलब किसके बारे में बता रहा है ये देखिए। तो इससे तो होगा नहीं सेंटेंस स्टार्ट। अगर क्वेश्चन को ये देखे तो द कलेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज पोजेस अ सीरियस थ्रेट ह्यूमन सोसाइटी एंड बायोडाइवर्सिटी। आपको दिख रहा है ना दिस चेंज, तो कुछ ऐसा चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कलेक्टिव इम्पैक्ट पोजेस सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन सोसाइटीज एंड बायोडाइवर्सिटी। ये कौन सा चेंजेस है? तो आप पहले ये देखिए, एंट्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज है ना, ड्राइवन बाय द इमिशन
ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉजिंग रेंज, तो आपको पता चल रहा है कि 4 नंबर ये होगा और 1 नंबर ये होगा, ठीक है, क्योंकि और दूसरे से सेंटेंस आपको स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि दिस हैज लेड टू मोर फ्रीक्वेंटली, तो किसी चीज के बारे में अभी बता रहा है तो कौन सा चीज आपको पता नहीं, ठीक है, बट ये जो बता रहा है इसके बारे में बता रहा है, क्योंकि यहाँ से आप देखिए कॉजिंग वाइड रेंज डिस्प्यूट ग्लोबल इको सिस्टम, दिस हैज, दिस किसके लिए यूज हुआ है, क्लाइमेट चेंजेस वगैरह के लिए यूज हुआ है, तो आप इसको इजीली तरीका से ले सकते हैं। 1-4 दिखा, बस 1-4 किसी और में है ही नहीं, आप आराम से ले लीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आइए यहाँ पे, और आज का आखिरी क्वेश्चन, और आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि सेशन अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा सेशन लंबा है, फिर से बोल रहे हैं, बट आपके लिए फ्रूटफुल है और आपके थॉट को डेवलप करना है। हमको ए बी करना रहता था, 2 मिनट का काम था इसको सलटना, है ना। इसमें देखिए क्या है, दिस प्रोसेस, तो दिस प्रोसेस जब आ गया तो ये कौन सा प्रोसेस है, इसको आप समझिए कि कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा भैया। द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट्स, कौन से एक्सपेरिमेंट्स, ये तो पहले जानो, पहला तो ये भी नहीं हो सकता, पहला ये भी नहीं हो सकता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, तो ये आपसे कोरिलेट हो रहा है कि दो जो है इन सबसे पहले आएगा नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट का जब बात कर दिया तो ये भी पहला हो नहीं सकता है, तो आप आंख मूंद करके कुछ इसका ऑप्शन 2 अगर जिसमें है पहला उसको आप ले सकते हैं, तो 2A में है, आराम से ले सकते हैं। जिस तरीका से हमने आज क्वेश्चन को डील किया, अगर आप उसी तरीका से क्वेश्चन को डील करते हैं और ज्यादा नहीं, जो 30 डेज का चैलेंज है वो अगर आप करते हैं तो मतलब आप खुद ही इसका रिजल्ट देखेंगे आने वाले एग्जामिनेशन में कि आपको क्या रिजल्ट दिखा। अगर आप सेट को ए बी करके लगाते हैं और सही गलत कर लेते हैं, हो गया ठीक है, सही तो सही, पीछे जो दिया है एक्सप्लेनेशन उसको रट लेते हैं, तो वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा दोस्त, इस बात को याद रखिएगा। और इसी तरीका से अगर आपको 30 डेज चैलेंजिंग सेट्स है ये सब, ठीक है, ये सेट्स जो है बहुत अच्छे लेवल का सेट्स आपको सिलेक्ट करके लाया जा रहा है, और ऐप पे ये बिल्कुल फ्री है, वहां से जाकर के इसको एंजॉय कीजिए और अच्छे से बनाइए। और इसी तरीके से बीच बीच में, पर डे तो नहीं पॉसिबल है, बीच बीच में हम जो है इसको एक्सप्लेनेशन के साथ में लाएंगे जब आप डिमांड करेंगे तो। और अदरवाइज आप अगर बना रहे हैं तो अच्छा है, हम अपना एक आपको बताएं कि आप कैसे बनाएं इस सेट को, और आप इस तरीके से बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, और फिर जैसे जैसे इसको पास में एग्जाम आता है फिर हम लोग इस पे और काम करेंगे, वर्ड मीनिंग वगैरह पे भी काम किया जाएगा हम लोग। रिस्पॉन्स अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। और पर डे सेट ऐप से डाउनलोड कीजिए, और ऐप से डाउनलोड करने के बाद पर डे सेट लगाइए। जहां दिक्कत होगा आप बिल्कुल कमेंट वगैरह कर सकते हैं, वहां से जैसे डाउट आप लोग का ज्यादा होगा उस दिन एक हम लोग सेशन रखेंगे, उसमें सारे डाउट को क्लियर करेंगे, और इसी तरीके का लॉजिक हम फिर आगे भी लेकर के आएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट सभी को, टेक केयर।